नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे दुनिया इन दिनों। मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दुनिया इन दिनों के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध की, चीन रूस को ट्रंप की धमकी, भारत के जहाज पर यूक्रेन बंदरगाह पर एक और हमला, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सफलता, विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने जीते पदक, रूस यूक्रेन युद्ध, यूरोपीय यूनियन ने रूस की नई ऊर्जा नीति बनाई, फ्रांस और स्पेन में आग, भयंकर आग, 3-4 लाख लोग को वहां से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया और तक्षेश को पुनर्जीवित करने की मांग। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पहले मैं आपको ये अपील कर दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, ईरान ने और ईरान और अमेरिका में जो युद्ध चल रहा है, पिछले 15 दिनों से युद्ध बहुत भयंकर रूप में आ गया था और उसमें 13 दिन लगातार रात और दिन अमेरिका ने ईरान पर गोले बरसाए। खास तौर से उसने क्रिश आइलैंड, बंदर अब्बास और इधर ये खार्ग आइलैंड और इस एरिया में बरसाए। लेकिन कुछ गोले उन्होंने सेंट्रल ईरान पर भी बरसाए, जिसमें न्यूक्लियर जो सेंटर है वहां पर भी बरसाए और न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी बरसाए। तो इस तरह से उन्होंने काफी डैमेज किया है अमेरिका ने ईरान को। लेकिन ईरान ने भी कोई देरी नहीं की। उसने भी उलटफेर करते हुए उसी समय बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए और कतर, कुवैत, बहरीन, इन पर जोरदार हमले किए। अ, सऊदी अरब पे भी किए और यूएई पे भी किए। लेकिन सबसे ज्यादा मार जो है बहरीन पे पड़ी और कुवैत और जॉर्डन पे पड़ी। जॉर्डन पे भी बहुत जबरदस्त हमले किए। इसके अलावा इसराइल में तेल अवीव के पास दो जो शहर है, छोटे हैं लेकिन बड़े इम्पोर्टेंट शहर है उनके लिए। एक में परमाणु बम पे रिसर्च का परमाणु का रिसर्च सेंटर है और दूसरी जगह इन वैज्ञानिकों के रहने के लिए कॉलोनी बनी हुई है, बंकर बने हुए हैं। उन बंकरों को अ, उन्होंने मतलब जबरदस्त डैमेज किया और वहां पर 20 से ज्यादा वैज्ञानिक मारे गए। और ओमाना शहर में भी उन्होंने जबरदस्त हमले किए। 500 किलो बारूद ले जाने वाली मिसाइलें उन्होंने दागी वहां पर। इसराइल के इतिहास में ये सबसे बड़ा हमला बताया है नेतन्याहू, जो प्रधानमंत्री हैं वहां के। और इस तरह से मतलब ईरान भी लगातार इस पे हमले कर रहा है। और बहरीन और कुवैत और जॉर्डन और इराक इराक पे भी बहुत जबरदस्त हमले किए हैं हमने। इराक पे अमेरिकी बेस पे कब किए, कुवैत पे भी अमेरिकी बेस पे किए। कहने को तो कुवैत पे किए, लेकिन वास्तव में उसका संचालन जो है अमेरिका के लोग कर रहे थे। वहां पे काफी अमेरिकन सैनिक भी मारे गए और इस तरह से पूरा जो है ईरान ने बहुत डैमेज किया। अब इस बीच में अब ट्रम्प जो है बहुत ही परेशान हो गए हैं इन सारे हमलों से। और इसलिए उन्होंने पहले तो चीन और रूस को उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर आप इसमें शामिल नहीं है तो मुझे लगता है कि आप नहीं है शामिल इस युद्ध में, लेकिन होंगे तो बहुत बुरा हाल होगा आपका। इस तरह की चेतावनी दी। और चेतावनी देना तो खैर ट्रम्प का काम है, हर बार दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, लेकिन उनका असर अब इतना दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही ट्रम्प साहब ने
हमले रोकने के लिए कहा, और ये कहा कि भाई हमले हमलों से ईरान से नहीं निपटा जा सकता है, युद्ध से ईरान से नहीं निपटा जा सकता है, कूटनीति से एक बात करनी पड़ेगी, और उनसे बातचीत के से ही निपटा जा सकता है। एक तरह से ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं है। आज उन्होंने कहा कि हमले रोक दो, और कल जो है वो ग्राउंड फुट भेज दें, मतलब जमीन पे लोगों को 2,500 लोग जो कमांडो जो है, उन्होंने एक उस जहाज के ऊपर है, उनको उस जहाज को पास में बुलाया हॉर्मुज के, और हो सकता है वहां से वो कमांडो और वहां पर खार्ग आइलैंड पर उतर जाए। तो ये कुछ भी कहा जा नहीं कहा जा सकता। और बैकडोर से बैकडोर से ईरान और अमेरिका के जो बैकडोर चैनल्स हैं, जो पाकिस्तान, कतर, ओमान, इनके माध्यम से बातचीत वापस शुरू होने की चर्चा चल रही है। लेकिन अभी ईरान ने भी दो एक दिन से, कल से युद्ध रोका हुआ है। लेकिन हाँ, हूती और सऊदी अरब के बीच में युद्ध जारी है। और सऊदी अरब ने लाल सागर में भी सऊदी अरब के जो जहाज हैं, तेल वाहक जहाज, उनके ऊपर हमला किया है। और इस तरह से वो बहुत ही, मतलब उसमें आ गई है। पहले सऊदी अरबिया ने हमला किया था ईरान के बंदर, मतलब हवाई अड्डे पे, उसका इन्होंने जवाब दिया है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हूती ने मतलब हमला किया, मतलब हूती ने तो रिटेलिएट किया है। अब एक खबर ये है कि यूक्रेन के बंदरगाह पर, थोड़े दिनों पहले आपको मालूम होगा कि यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह पे, ओडेसा ओडेसा पता नहीं, बंदरगाह पे रूस ने मिसाइलें दागी थी। वो हमारे एक जहाज पे लगी थी शायद, या उसमें हमारे चार सैनिक, चार का कार्य कर्मचारी उसमें थे, और वो चारों मारे गए। कल फिर हमला हुआ है, उसमें चार थे, उसमें से दो लापता हैं और दो सुरक्षित हैं। लेकिन ये ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। 19 जुलाई को भी एक हमले में 4 भारतीयों की मौत हो गई थी। और यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज जारी है जो लापता हो गए उनकी। और ओडेसा बंदरगाह, रूस यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है, तब से इस तरह के अटैक हो रहे हैं लगातार, और भारतीय भी मारे जा रहे हैं। तो ये भी सलाह दी गई है भारतीय लोगों को कि वहां पर कोई भी आप नियुक्ति पाएं, उसके पहले ये सावधानी बरतें, और वहाँ जो सुरक्षा और जोखिम का जो है अंदाज लगा लें, और फिर वहां पर नौकरी करने दें। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर है एक हमारे भारत के लिए। और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मणिपुर मणिपुर के की जो महिला है, मीराबाई चीनू ने कॉमनवेल्थ गेम्स के भारोत्तोलन में 226 में रविवार को स्वर्ण पदक जीता है। और ये पहला स्वर्ण पदक है 48 किलोग्राम वर्ग में भारत का भारोत्तोलन। वैसे ये मणिपुर के पहले भी कई लोग जो है हमें ये दिलाते रहे हैं स्वर्ण पदक, बॉक्सर भी थे इसमें। और मणिपुर के ही ऋषिकांत सिंह ने 60 किलोग्राम वर्ग में देश को पुरुष भारोत्तोलन में चांदी का मेडल दिलवाया है। मीराबाई लगातार 3 बार व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीती है। जीतने वाली पहली महिला है, बनकर महिला बनकर रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 2020 में ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था। वे अभी मणिपुर पुलिस अधीक्षक पर कार्यरत है। मतलब इस तरह से ये चौथा पदक था उनका। 3 तो यहाँ जीते ही, एक वो और एक ये ओलंपिक वाला अलग है। अमेरिका के जंगलों में भीषण आग। अच्छा, यही जो है भारत, तो भारोत्तोलन में राजा और
ज्ञानेश्वरी ने भी अपनी प्रतियोगिता में पदक जीते हैं। इस पर राजा जो है पहले स्थान पर रहा शायद, और रजत पदक जीता। भारोत्तोलन में महिला वर्ग में 53 किलोग्राम के भारत के ज्ञानेश्वरी यादव ने स्नैच में 88 व क्लीन एंड जर्क में 111 किलोमीटर के साथ कुल वजन 199 किलोग्राम उठाया। और नाइजीरिया की ओनाम ने स्वर्ण पदक जीता। ज्ञानेश्वरी छत्तीसगढ़ की है ये, बोरदिया गांव महरा गांव की रहने वाली है, और बिंदिया का लगातार इसका पदक जीता है। बिंदिया भी मणिपुर में रहने वाली, उसी मणिपुर की जहां 3 साल से हिंसा का तांडव मचा हुआ है, हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। ऐसे में एक एथलीट के लिए तैयारी करना और कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक जीतने वाला बहुत बड़ी बात है। बिंदिया रानी ने 2022 में भी 55 किलो वर्ग में रजत पदक जीता था, और अब इसने कांस्य पदक जीता है। पुरुषों के 65 किलो वर्ग में राजा मुथपुड़ी ने पहला रजत पदक जीता। भारोत्तोलन में 5 पदक जीते हैं, जिसमें एक स्वर्ण है। इसी तरह निशानेबाजी में भी हमने विश्व कप में विश्व कप में हांग जॉड, मतलब चीन में है ये, निशानेबाजी में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा ने स्वर्ण पदक जीता, और मनु को कांस्य मिला है। 10 मीटर और एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है संयम ने। और इस तरह मतलब हम खेलों में अपना कौशल दिखा रहे हैं। और ये मणिपुर के लिए खास तौर से बहुत ही बड़ी बात है कि इतनी वहां पर हिंसा और आगजनी और ये सारे होने के बाद, शिविरों में रह रहे लोग उसके बाद भी इतना बढ़िया प्रदर्शन किया। सबको बधाई। अमेरिका के जंगलों में भीषण आग लगी है। 7,000 एकड़ जंगल जलकर राख हो गया, और आग भीषण हो गई। वाइल्ड स्प्रिंग, और 3 दिन में 7,000 एकड़ तक फैल गई। इलाके में चेतावनी देकर तुरंत खाली करवाया गया। और ये हाईवे के पास थी, तो हाईवे को भी 26 हाईवे, US 26 हाईवे को बंद करना पड़ा। और फ्रांस और स्पेन में भी आग लगी है। अ, आग बेकाबू हो गई फ्रांस स्पेन में। मैक्रो ने, जो प्रेसिडेंट है जो मैक्रो, उसने युद्धक विमान उतारा। 3 लाख लोग बेघरबार हुए। फ्रांस के जंगलों को आग फैल गई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने हमें मैनुअल मैक्रो ने आग से निपटने के लिए 400 मीटर युद्धक विमान भेजा है, एम युद्धक विमान भेजा है। 3 लाख से अधिक लोगों को घर छोड़ना पड़ा। इससे सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। स्पेन में इस साल अब तक 1.3 लाख हेक्टेयर और राख हो गया, और 240 से अधिक इमारतें जलकर राख हो गई। स्टेट में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। एक की मौत हो चुकी है। आग पर काबू पाने के लिए पूर्वी यूरोपीय संघ ने क्रोएशिया, पुर्तगाल, चेक गणराज्य और ओमानिया में वाटर बम्बर विमान और हेलीकॉप्टर भेजे हैं। सार को वापस मिला। सार को जिंदा करने की बात कही जा रही है। तो सार्क जो है दक्षेश है, जो दक्षिण के दक्षिण एशिया के देश हैं, जिसमें भारत तो है ही, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, और शायद भूटान, और ये सारे देश जो हैं उसमें दक्षेश में हैं। दक्षेश पिछले कई 10-12 साल से बंद पड़ा है। उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, मतलब उनकी मीटिंग बंद हो गई है। और ये सब हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। और दक्षेश से हमें बहुत फायदा था, और अभी भी फायदा हो सकता है अगर इसको वापस चालू करें। लेकिन चालू करें तो, लेकिन और मालदीव और पड़ोसी देश इसको वापस रिवाइव करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अब भारत अड़ा हुआ है। भारत को लगता है कि
पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव, तीनों मुस्लिम देश है। और इन तीनों को मिला करके मतलब इनकी ताकत, मतलब ताकत तो क्या है इनमें, लेकिन ये थोड़े संख्या में ज्यादा हैं। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो हमारी है वो इसको सूट नहीं कर रही है, नरेंद्र मोदी को। और उनको लग रहा है कि हम पाकिस्तान के को हम अपने बराबर कैसे बिठाएं या लेवल में कैसे लाएं। तो ये बहुत ही मतलब छोटी सोच के लोग हैं। और इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। बल्कि इसका बहुत बड़ा, क्योंकि हम बड़ी सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था है इस बख्शेश में। और हमारे यहाँ से आयात निर्यात भी इन देशों के साथ व्यापार करने पे बहुत बढ़ सकता है। तो हमको एक अ, सही दिशा में कदम उठाना चाहिए। और मैं तो खैर पिछले कई सालों से, मतलब बख्शेश बंद हुआ उसके पहले से ही हम तो कहते ही आए हैं। और हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो भारत पाकिस्तान महासंघ बनाने की बात कर रहे थे। और अगर वो बन जाता तो आज स्थिति बिल्कुल डिफरेंट होती। आज अमेरिका या चीन कोई हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। और टैरिफ वैरिफ का जो खेल खेल रहे हैं ट्रम्प साहब, उस समय तो बात भी नहीं कर सकते थे। मतलब इस तरह का अगर वो बन जाता तो इस तरह की अच्छी स्थिति बन जाती। लेकिन अब ठीक है, हमको तो टैरिफ ही खेलना है फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ। तो चलो, यूरोपीय यूनियन ने रूस से ऊर्जा खरीदने की नई नीति बनाई है। और ये कहा है कि भाई रूस पे हम निर्भरता कम करेंगे। और ये इसलिए कि रूस की अर्थव्यवस्था में जो पैसा तेल के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से मिल रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, उनको लगता है कि इस अर्थव्यवस्था के चलते ये यूक्रेन के सामने टिक कर पा रहा है। लेकिन रूस के पास तो तेल है, वो यूरोप नहीं खरीदेगा तो कोई और खरीद लेगा। चीन तो खरीद ही रहा है, भारत भी खरीद ही रहा है, और भी कई देश, ईरान भी। ईरान के पास खैर वैसे ही बहुत तेल है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि रूस पर निर्भरता कम इसलिए करनी है कि रूस की जो अर्थव्यवस्था है उसको खत्म करना है। अल्पकालिक गैर अनुबंध 2026 तक समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है। और दीर्घकालिक एलएनजी जो रूस से हमने वो समझौते कर रखे हैं यूरोपीय यूनियन ने या यूरोप के देशों ने, वो 2027 तक निपटा देने हैं। और यूरोप अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से, जैसे अमेरिका, नॉर्वे, कतर और अन्य देशों से भी गैस खरीद बढ़ा रहा है। अ, अमेरिका से तो खैर। इसके साथ ही पवन और सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा पर भी निवेश बढ़ाया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों ओर से हमले जारी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का जो हाल है, यूक्रेन ने अभी अ, अंदर घुस के रूस के मतलब बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं उनकी तेल मशीनरी पर और तेल रिफाइनरी पर, और उस पर हमले किए हैं। और उन हमलों से रूस की स्थिति खराब हो गई। उसको रूस को मतलब एक बार ये हो गया कि तेल बाहर से मंगवाना पड़ा। और इधर रूस ने उसका जवाब दिया है पूरा। और उड़ीसा पे भी उसने हमले किए हैं, बंदरगाह पे, जहाजों पे भी। और इधर कीव में बहुत जबरदस्त हमले किए, उनकी कीव जो उनकी राजधानी है उसके ऊपर। और इस तरह से मतलब उन्होंने मतलब उसका जवाब दिया है। तो कुल मिला के दोस्तों ये स्थिति है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध और अमेरिका और ईरान का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ईरान और अमेरिका में अभी 2 दिन से कुछ हमले नहीं हुए हैं। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कब शुरू हो जाए। जब एमओयू साइन करके ने के बाद भी हमले किए जा सकते हैं, तो ये बातचीत का रास्ता मुझे लगता है कि टाइम किलिंग का है। जब तक वहां पर फिर से मतलब अमेरिका के बेस जो खत्म हो गए हैं, वो उनको थोड़ा सुधार नहीं लिया जाता
और वहां पर वापस हथियार वथियार इकट्ठे नहीं कर लिए जाते, तब तक ये शांति रहेगी। और उसके बाद ट्रम्प साहब फिर हमला करेंगे, ऐसा लगता है। हो सकता है कि अभी ना करें, क्योंकि अब चुनाव हैं नवंबर में, और नवंबर के चुनाव के बाद करें, लेकिन वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा हमें लगता है। आपको ये अंक कैसा लगा? दुनिया इन दिनों का हमारा ये एपिसोड काफी अच्छा प्रचलित हो रहा है, काफी लोग इसको देख रहे हैं, और आप भी इसे देखें और अपने कमेंट दें। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के साथ।